जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एटलस जी के ट्रिक में। मैं हूं विवेक सर और आज फिर से लेकर आया हूं आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी सवाल आपके एग्जाम में नंबर बढ़ा सकता है। तो कॉपी कलम निकालिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट क्लास। है कौन विग्रह ऐसा जग में, है कौन विग्रह ऐसा जग में, जो टिक सके मानव के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो चलिए पत्थर को पानी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए गाइस। पहला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा एवं मुद्रा का निर्माण या परिभाषा किससे प्रस्तुत होता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है। कौन बोला था? क्राउमर। कौन? क्राउमर बोला था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, क्राउमर ने बोले थे। और मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, हार्डले बेदर्स ने बताया। और प्लस प्रोफेसर वाकर ने बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। कौन बोला था? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, प्रोफेसर मॉर्सन ने बोला था। ठीक है ना। आइए चलिए, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग पिछले वीडियो जो हमारा फैक्ट वीडियो बनाए थे दो लेक्चर, उसको आप लोग देखिएगा। इसके बाद आप लोग को आप जो क्वेश्चन लगाइए बहुत बेहतरीन तरीके से, तब समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो चलिए ग्रेशम का नियम देखिए। ग्रेशम घटिया, इसमें देखिए ग्रेशम का नियम होता है घटिया वस्तु अच्छी वस्तु को मार्केट से प्रचलन से हटा देता है। ठीक है ना। घटिया वस्तु अच्छी वस्तु को मार्केट से प्रचलन से हटा देता है। जैसे पुरानी नोट नए नोट को मार्केट से प्रचलन से हटा देता है। जैसे पुरानी नोट है नए नोट से मार्केट से प्रचलन से हटा देता है। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेशम का नियम, मुद्रा के प्रचलन। ठीक है ना। क्वेश्चन 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, बताइए। मुद्रा का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का स्थिरीकरण। बताइए कौन नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण। स्थिरीकरण। आगे क्वेश्चन 4 देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने जो प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। मैंने बताया था जहाँ पलायन आप लोग दीजिए वहाँ पर क्या मारिए? गर्म हॉट मुद्रा। ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हवाला मुद्रा। हवाला क्या है? देखिए आप लोग जो फैक्ट मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया था इसके पहले, आप लोग अगर देखिएगा उसको पहले देखकर फिर आना, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। आप देखिए 5वां, हवाला क्या है बताइए? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, हार्ड करेंसी क्या है गाइस? बताइए, हार्ड करेंसी से तात्पर्य बताइए क्या है? हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉफ्ट करेंसी क्या है? सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य बताइए। सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति, क्वेश्चन बी वाला देखिए ऑप्शन, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। ठीक है ना। और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहते हैं?
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सस्ती मुद्रा क्या है बताइए। सस्ती मुद्रा क्या है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। भाई जाहिर सी बात है, अगर देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से अगर हमें उपलब्ध कोई चीज़ वस्तु हो जाता है उसे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे सस्ती मुद्रा। ठीक है ना। सॉफ्ट मुद्रा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 9वां देखिए, सस्ती मुद्रा क्या होता है? सस्ती मुद्रा का अर्थ है बताइए। सस्ती मुद्रा ब्याज की कम दर। ठीक है ना। ब्याज की कम दर पे ही सस्ती मुद्रा मिलेगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं बताइए। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं, शीघ्र। ठीक है ना। हॉट मनी कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं बताइए। मैं बताया ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। हार्ड मनी कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जो वैसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे हम सॉफ्ट मनी कहते हैं, और ऐसी मुद्रा जो आसानी से हमें सुलभ ना मिले उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड मनी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है बताइए। किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? आप लोग बताइएगा इसका। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है, जबकि विकासशील देशों की सॉफ्ट करेंसी होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं बताइए। उसे विनिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। देखिए गाइस, लेनदार का मतलब होता है जो ब्याज को लेता है। ठीक है ना, लेनदार। और देनदार का मतलब जो ब्याज को देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की विनिग्राह्य मुद्रा है बताइए। भारत की यही है, सही जाहिर सी बात है, रुपया। ठीक है ना। सही कथन की चयन कीजिए। सही कथन है बताइए। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन, मैंने बताया था अगर शीघ्र पलायन देख लीजिए तो हार्ड मनी, ये सही है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन वह जाने की प्रवृत्ति होती है हार्ड मनी कहलाता है। ठीक है ना, हार्ड मनी कहलाता है। दूसरा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड मनी करेंसी कहलाती है। ठीक है ना। ठीक है ना, ये भी सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की तुलना लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति तुलना कम होती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, ना कि हार्ड करेंसी। यहाँ पर हार्ड करेंसी लिखा है, सॉफ्ट करेंसी होगा। तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। जबकि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक है उसे सॉफ्ट करेंसी कहती है, ये भी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। 1 2 4, लेकिन 3 आपका गलत हो जाएगा। 3 क्या आ गाइस आपका गलत, ये वाला ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है बताइए। विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी 16 का बी। देखिए, विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है सरकार द्वारा विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। तो गाइस देखिए, विमुद्रीकरण 3 बार लागू हुआ था, यानी कि जो विमुद्रीकरण मतलब यही है मुद्रा को समाप्त कर, यानी कि 1946 ईस्वी में हुआ था पहला। कब हुआ था भैया देखिए बताइए। यहाँ पर देखिए, पहला हुआ था 1946 में। ठीक है ना, 1946
46 में हुआ था। और दूसरा हुआ था आपका 1978 में। कब? 1978 में ईस्वी में हुआ था। और तीसरा 8 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। 500 का रुपया नोट बंद करके 2000 का नोट चलाया गया था, ठीक है ना। ये 8 नवंबर 2000, ये तीसरा हुआ था ना, ये सेकंड हो जाएगा और ये तीसरा। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, बताइए। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, ये होगा माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ये मुद्रा संकुचन, ये संकुचन का मतलब ही कमी, ठीक ना। क्वेश्चन ये देखिए, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बराबर में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए, बताइए। मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उन्हें चिन्हित कीजिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति प्लस मंदी प्लस बेरोजगारी। अब देखिए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार वर्ष, ये आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। मुद्रा प्रसार की मतलब मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, ठीक है ना। बाकी और गलत ही हो जाएगा, सब गलत है। लेकिन कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, बताइए। कौन सहायक नहीं है? ये हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वह अवस्था, टोटल 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 40 क्वेश्चन इस लेक्चर में लिए हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाता है क्या? ये स्टैगफ्लेशन होता है, जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी, अगर मंदी शब्द आया तो आप लोग स्टैगफ्लेशन ही आंसर टिक मारेंगे ना। क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के बाजार की वस्तुएं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या है? ये हो जाएगा आपका महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, बताइए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो मुद्रास्फीति, ठीक है ना। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती, अगर ऑप्शन यही होगा। देखिए, ये लॉजिक चैप्टर है, ऐसे नहीं है स्टैटिक जी के नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर लगा दिए। स्टैटिक लॉजिक इसमें पकड़िए, क्या देखकर कैसे हमें आंसर निकालना है। घाटे का वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, बताइए। कौन सी? मुद्रास्फीति, ठीक है ना, मुद्रास्फीति। आगे देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, जाहिर बात है लगातार बढ़ती है मुद्रास्फीति, ठीक ना। क्या? मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं, इस वही तो आंसर है, मुद्रास्फीति ना। रिपीट कर दिया क्वेश्चन। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो सबसे अधिक हानि लेनदार को होती है। लेनदार कौन होता है? ब्याज लेने वाले को लेनदार बोलते हैं, जबकि ब्याज देने वाले को
देनदार बोलते हैं, ठीक ना। ब्याज लेने वाले को लेनदार बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का कारण सबसे अधिक हानि होता है लेनदार, यानी कि जो पैसा देता है उसी को हानि होता है, कहने का मतलब ये समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये है छोटू और दूसरा ये छोटिया है, ठीक है ना। ये छोटू है और ये छोटिया है। ये उधार दिए 100 रुपया इनको, ठीक है ना, छोटिया को। ये है छोटिया, उधार दिए 100 रुपया और 100 रुपया में 10 लिपस्टिक मान लीजिए आ गया, ठीक है ना। 100 रुपये में कितनी 10 लिपस्टिक 2024 में दिए थे, ठीक ना। कब दिए थे 2024 में दिए थे। अब 2026 में दो साल के बाद जब ये पैसा अपना ब्याज के साथ उधार लेंगे, ये अपना लेंगे लेनदार, ठीक है ना। तो वहाँ पर 100 रुपये में आपको 10 लिपस्टिक नहीं मिलेगा, तो वहाँ 8 ही लिपस्टिक मिलेगा। 2 लिपस्टिक घट गया ना, इसी को बोलते हैं लेनदार को ही घाटा होता है, ठीक है ना। यानी कि मतलब जो देता है पैसा, जो देता है कर्जदार, वही घाटा होता है, ठीक है ना, उसी को घाटा होता है। व्यापारी को महंगा होगा, मतलब फ़ायदा होगा, और किसको फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ये सबको फ़ायदा, लेकिन जो देता है मतलब जो पैसा देता है उसी को घाटा होता है। अरे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन, बताइए। अगर पिछला देखिए, इसमें ऋणी को क्या होता है, लाभान्वित होता है। मतलब जो ऋणी मतलब जो लेता है पैसा को, जो लेगा कर्ज, ठीक है ना, उसी को फायदा होता है। जो देता है उसको नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को उच्च दर और बेरोजगारी के उच्च दर की एक साथ स्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, ये मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, बताइए। सरकारी व्यय से कटौती, या फिर बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, या इनमें से सभी। तो इनमें से सही सभी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अब देखिए, लेकिन में से कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है, बताइए। मांग पर नियंत्रण करेंगे, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं में रशनिंग, मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण। तो 39 का आप ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन क्या होगा, बताइए। 29 का ब्याज दर में कमी, ठीक है ना। ब्याज दर में कमी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है, नहीं है ब्याज दर में कमी। भाई यही सी बात है, अगर ब्याज दर में कमी करेंगे, जैसे ब्याज कम लेंगे तो ज़्यादा सब लोग क्या करेंगे पैसा या लोन ज़्यादा निकलवाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो उसमें आप मुद्रास्फीति को नियंत्रण नहीं कर सकते, वस्तुएं और सस्ता हो जाएंगी। ब्याज कम करेंगे तो वस्तु को और सब खरीदने का प्रयास करेगा, कहने का मतलब ये है। इसीलिए ये ऑप्शन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है 2012 में आया है, ठीक है ना। 2014 में 2014 में क्या कर दिया गया था, 2014 में 14 के बाद 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक इसका ऑप्शन था। मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन 2014 के बाद अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए किताब में जो आंसर दिया गया है थोक मूल्य सूचकांक दिया गया है, लेकिन इसमें आंसर जो आपका होगा वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एग्जामिनर भी माना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्योंकि वर्तमान में चेंज हो गया ना कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 2014 के बाद ही है ना। तो अब वर्तमान में हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आप 30 का ऑप्शन ही मारेंगे, ना कि आप थोक मूल्य सूचकांक पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बताएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, बताइए किस पर। भारत में थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है ना, वही बताया, लेकिन होगा इसमें दिया नहीं गया तो इसी में मानेंगे ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा सारी।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए 32 देखिए, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है, कब? बताइए। ये हो जाएगा आपका वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगर शून्य हो, रेट हमारा शून्य हो, तो मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण या नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए। किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर, ठीक ना। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस पर नियंत्रण किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण पर, ठीक ना। मुद्रास्फीति को अगर वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे तो हम जो है इन्फ्लेशन को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। इन्फ्लेशन मतलब वो ये होता है, क्या नाम है उसका? मुद्रास्फीति, ठीक ना। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इस मुद्रास्फीति और जो है आपका मंदी प्लस बेरोजगारी, तीनों का मर्ज करके स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? बताइए। सबसे अधिक तरल M1 है, इसके बाद M2 है, इसके बाद M3 है, इसके बाद M4 है, ठीक है ना, M4। और इस पहले कौन है? M1। सबसे अधिक तरल M1, इसके बाद सबसे कम M4, ठीक ना। और M1 M2 क्या है जान पता है? ये मनी है। M1 M2 जो है ये संकुचित मुद्रा है। व्यापक मुद्रा M3 M4 है, ठीक ना। और सबसे व्यापक मुद्रा M3 है। क्या है? M3। और सबसे संकुचित मुद्रा M1। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? बताइए। किसको कहा जाता है? M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, ठीक ना। आप इस M4 ना मार दीजिएगा, ऑप्शन में M3 होगा। मुद्रा आपूर्ति की माप सबसे साधारण रूप है, बताइए। सबसे साधारण रूप है, ये हो जाएगा M1, सबसे साधारण रूप। M1 M2 क्या है? संकुचित मुद्रा, जबकि M3 M4 व्यापक मुद्रा है। सबसे ज़्यादा व्यापक मुद्रा M3 का, सबसे ज़्यादा संकुचित मुद्रा M1 होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन 37 देखिए, मुद्रास्फीति किस किरण से होती है? बताइए। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ठीक है ना। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए गाइस, देखिए दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की हाई रेट यानी कि उच्च दर और बेरोजगारी की दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? बताइए। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मुद्रा में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? मुद्रा में मुद्रास्फीति दर की माप, देखिए ये क्वेश्चन 2011 का है। किसका? कितने का? 2011। मैंने बताया 2014 में, क्या 2014 के बाद इसको बना दिया गया है क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आप लोग आंसर करेंगे थोक मूल्य सूचकांक, ये आपका आंसर आप गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अब चेंज कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2014 में के बाद हो गया, ठीक ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा ना। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होती है, ठीक ना। अभी देखिए, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, बताइए किस पर?
चलिए यहाँ से अगला टॉपिक लेकर आएंगे, मतलब अगला हम क्लास करेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कितना? 100। 40 पढ़ा दिए, 40 अगले टॉपिक में लेकर आएंगे, 100 क्वेश्चन। तो आप लोग का बैंक उंक से रिलेटेड जितना होगा आप लोग का इसी में हो जाएगा ना। अभी कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन है, 50 पे 40 पढ़ा दिए, 100 कल लाकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए। चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ, घंटा सब बजा दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, नमस्कार।